चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मैं शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हाथी का बच्चा हाथी ही पैदा होता है? कोई बताएगा? क्योंकि उसका जीन्स उससे होता है पेरेंट्स का, एक स्पेसिफिक जीन टाइप। तो जीन की और वजह से यही है। सब, हाँ, जीन्स की वजह से होता है। जो पेरेंट्स की जीन्स होती है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाती है, जिसकी वजह से हाथी का बच्चा हाथी और कुत्ते का बच्चा कुत्ता और गधे का बच्चा गधा पैदा होता है। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करेंगे बाकी की वो ब्रांच जिसमें ये सब चीजें बताई जाती हैं कि कैसे हो रहा है ये सब, कि हाथी का बच्चा हाथी क्यों पैदा हो रहा है, कुत्ता क्यों नहीं पैदा हो जा रहा है। ठीक है, और इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें तो ये जेनेटिक्स के बारे में हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं उनको पता तो बहुत टाइम पीछे से चला, लाइक 8,000 से 1,000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट बोले तो अब 10,000 साल पुरानी बातें हैं। तब से हम लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं उनको ये इस चीज की थोड़ी सी भनक तो थी कि यार जो भी ये वेरिएशंस या फिर क्या कहते हैं जो सिमिलरिटी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच रही है उसके पीछे कारण तो कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही है। ठीक है, और लेकिन उनको ये एग्जैक्ट चीजें नहीं पता थी। कब तक नहीं पता थी उन लोगों को? जब तक मेंडल चाचा आए 1856 में, और उन्होंने क्या कहते हैं कुछ एक अपने लॉज वगैरह और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जिससे बताया कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, लेकिन उन लोग को ये एग्जैक्टली ये चीज तो नहीं पता थी, लेकिन ये जरूर पता था कि हाँ ये जो वेरिएशन या फिर ये सब चीजें हो रही है ना, इसके पीछे का हाथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही है। तो इस चीज का उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत किया, लाइक वो अपने हिसाब से क्या कहते हैं वेरिएशन करवा करके नई नई जीन्स वगैरह, नए नए क्या कहते हैं क्रॉप्स वगैरह, वैरायटीज वगैरह, या फिर हमारे एनिमल्स वगैरह जो जो घर पे पालते थे उनकी अलग अलग वैरायटीज बना लेते थे जो कि उनके बेनिफिशियल के हों। जैसे कि एक एग्जांपल जो रिसेंट था जिसमें क्या कहते हैं इंडिया की एक ब्रीड है गाय की, जिसको क्या कहते हैं लेकर के बनाया था उन लोगों ने, यही ये सब एक्सप्लॉइट करके, यही क्या नाम है तुम्हारा, जेनेटिक्स का यूज करके। नाम क्या है उस ब्रीड का, पता है किसी साई को? फ्रॉम पंजाब। हाँ, हमारे एनसीईआरटी में, हाँ हमारे एनसीईआरटी में दिया है साहिवाल काउज, जो कि पंजाब में हमारे मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ये सारी कहानी, मतलब साहिवाल को छोड़ दो, मतलब ये सारी कहानी जो अभी तक बता रहा था ये हो गई प्री मेंडल, मतलब मेंडल से पहले की कहानी। उसके बाद में एक इंसान पैदा हुआ दुनिया में जिसका नाम था ग्रेगर जोहानन मेंडल, और उसने एक नई शुरुआत की दुनिया में। ठीक है, तो ग्रेगर जोहानन मेंडल ने क्या किया, बहुत ग्रेगर जोहानन मेंडल ने किए अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और जिससे उन्होंने शुरुआत की एक नई ब्रांच की बायोलॉजी की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स फिर किसे बोला गया इस वजह से? मिस्टर मेंडल को। ठीक है, हाँ जी। अब ग्रेगर देखो जॉन मेंडल, मेंडल। मेंडल जो था ना वो धोनी का बहुत बड़ा फैन था। पूछो कैसे? कैसे कैसे? देखो मेंडल सात धोनी का बहुत बड़ा फैन इसलिए था क्योंकि उसने अपने साथ में 7 का फेर लगा रखा है हर जगह पे। ठीक है, जैसे सबसे पहले थाला क्या फॉर किया, रीजन। थाला फॉर रीजन हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखो लोगों को इसने एक्सपेरिमेंट कितने साल तक किए? 7 साल तक 7 साल। किए। और कब से कब तक किए? 7 8 56, 7 9 63। वो भी क्या कहते हैं 7 के टेबल में आ जा रहा है, तो इससे याद करने में भी इजी हो गया। और क्या कहते हैं कितने क्या कहते हैं कैरेक्टर्स लिए उसने? 7। 7 कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मतलब धोनी का बिल्कुल डाई हार्ड फैन था बंदा वो, उसे पहले से पता था कोई आगे आने वाला है बंदा जो सात सात को क्या कहते हैं फेमस करेगा, इसलिए उसने पहले ये नंबर अपने नाम पे रखवा लिया। ठीक है, तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए। वो 7 कैरेक्टर, अब देखो मेंडल ने एक्चुअल में किया क्या था। मेंडल ने भी वही सारा ही काम किए। उसने क्या किया, सबसे पहले ली गार्डन पीस। ठीक है, अब गार्डन पी में उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स के बहुत सारे, और उसमें क्या किया उसने उसने कराए क्रॉसेस। क्रॉस तो सबको पता होगा ना, कि जब हमारे अभी हम लोग क्या नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना क्रॉसेस, क्रॉस करना। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, मेंडल ने लिया गार्डन पी को, और उसमें उसने निकाले कैरेक्टर्स कुछ एक। ठीक है, और उन कैरेक्टर्स के अंदर थे, उन कैरेक्टर्स के क्या कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब उन कैरेक्टर्स के लिए थे ट्रेड्स। ट्रेड्स कितने थे? 14। 14 ट्रेड्स थे। ठीक है, हमारे कैरेक्टर्स अब कौन कौन से थे पहले ये समझो। पहला कैरेक्टर उसने दिया सीड शेप, दूसरा कैरेक्टर लिया उसने सीड कलर, तीसरा फ्लावर कलर, चौथा पॉड शेप, पांचवा पॉड कलर, छठा फ्लावर पोजीशन, और सातवां हो गया स्टेमाइट। तो सीड शेप में क्या क्या होता है? सीड देखो हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो सीड शेप के 2, अब देखो उसमें से भी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं
उनके बीच में भी एक थोड़ा सा सिस्टम चलता है ऐसा ना हमेशा। अच्छा ये चीज तो कॉमन सी बात है कि मान लो एक क्लास में मान लो दिया और जागृति नाम की दो लड़की हैं, और जागृति बहुत ताकतवर है और दिया क्या कहते हैं कमजोर है, तो जागृति क्या करेगी, दिया को थप्पड़ मार मार के उससे अपने सारे काम तुम्हारा तो करवाएगी यही कि नहीं? मिलता है एग्जाम्पल हर टाइम। अरे मतलब सुन लो, मतलब अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हाँ। क्या करेगी दिया, जागृति क्या करेगी, दिया को थप्पड़ मार मार के अपने सारे काम निकलवाती रहेगी। तो यही चीज यहाँ पे भी होगी, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो छोटे वाले रेसेसिव वाले ट्रेट को दबा देगा और अपना हमारी नेक्स्ट जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन कौन सी होती है पेरेंटल जनरेशन के बाद? F1। F1 जनरेशन, उसमें डोमिनेंट वाला अपने क्या कहते हैं ट्रेट शो करेगा, दबदबा दिखाएगा और दिया को उठा करके शीट के नीचे दबा देगा। ठीक है, तो अब हो गया ये कौन सा डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट की बात हमें समझ में आ गई। तो शीट शेप में डोमिनेंट कौन सा होता है ट्रेट? राउंड। ओके, रिसेसिव कौन सा होता है? रिंकल्ड। ठीक है, शीट कलर में? येलो। और रिसेसिव? ग्रीन। ठीक है, अब देखो ये जो सीड कलर होता है ना, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि डोमिनेंट कौन सा है रेसेसिव कौन सा है। तो यार वो वाली मटर तो देखी होगी सबने ना घर में, जब क्या कहते हैं जिससे क्या कहते हैं खाना वगैरह वो जिससे बॉयल करके छोले जो बनते मटर हैं। बन, हाँ जिससे छोले बनते हैं। ठीक है, जो मटर सूख के आती है ना घर पे तो देखना सारी पीली होती है, वो हरी मटर मत देखना जो क्या कहते हैं ताजी ताजी आती है ग्रीन वाली मटर। कभी भी अगर मटर सुखा दी जाती है तो उसमें देखो सबका कलर कैसा होता है, येलो होता है ग्रीन होता है? येलो होता है ना। तो हाँ बस वही चीज दिमाग में रखना है जिससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि डोमिनेंट कौन सा कलर था सीड कलर में, येलो या ग्रीन। ठीक है, और फिर आ जाएगा फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कलर में कलर डोमिनेंट था वॉयलेट और एसएससी व्हाइट था। वॉयलेट। पॉट शेप, हाँ पॉट शेप में सबको पता है फुल क्या कहते हैं डोमिनेंट, कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा व्हाइट, पॉट कलर ग्रीन डोमिनेंट हो येलो। जाता है और एसएससी येलो हो जाता है। ये भी देख सकते हैं मार्केट में सारी हरी हरी फलियां ही तो आती हैं मटर की। फ्लावर पोजीशन किसमें क्या नाम डोमिनेंट कौन सा होता है फ्लावर पोजीशन? एक्सियल। हाँ, एक्सियल। हाँ एक्सियल पहले आता है। ठीक है, तो जैसे ए नाम के लोग जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, बाकी सबको दबा देते हैं वो। तो डोमिनेंट हो जाएगा एक्सियल और टर्मिनल हो जाएगा रेसेसिव। फिर आ जाएगा स्टेम हाइट में टॉल हो जाएगा डोमिनेंट और डॉर्फ हो जाएगा रेसेसिव। ठीक है, तो मेंडल ने क्या कहते हैं जो हमारे एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसको करने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले जो क्या कहते हैं डिजायर्ड ट्रेट है ठीक है उसकी उसने बनाए ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करना हाँ पड़ता है लगातार जनरेशन के सेल्फ बीच। पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें राउंड राउंड मान लो हमने एक ट्रेट उठा लिया राउंड सीड शेप। ठीक है, तो अब हमने राउंड सीड शेप को ही बार बार उसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अच्छा, पॉलिनेशन कराने का इसमें एक तरीका था। ठीक है, हमारा जो ये क्या कहते हैं पी होता है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही प्लांट पे होते हैं। तो हम करते क्या है, जैसे मान लो अभी हमें कराना है ये क्या कहते हैं, मान लो हमें सेल्फ पॉलिनेशन बार बार कराना था इसी का, तो हम क्या, हाँ इमैस्कुलेशन करते हैं और बैगिंग करते हैं और हमें जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन होता है वही बार बार डालते रहते हैं जिससे हमें हमारे अकॉर्डिंग क्या कहते हैं क्रॉसेस मिले, ना कि वो अपने आप से क्या कहते हैं क्रॉसेस बनाने लगे। बोले तो जैसे इंडियन सोसाइटी में होता है कि हमारा बच्चा शादी करेगा हमारे अकॉर्डिंग, नहीं ना कि अपने अकॉर्डिंग शादी करेगा। ठीक है, तो ये भी समझ लो एक हम लोग की सोसाइटी के जैसा ही है कि इमैस्कुलेशन कर देते हैं और शादी तभी कराएंगे जब हम चाहेंगे और जिससे चाहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया काम। अब हमने क्या कराया, इमैस्कुलेशन करा के हमने बनाई ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, उससे हमें मिलता क्या है, जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट या जो भी हमारा डिजायर्ड ट्रेट था ना, डोमिनेंट नहीं डिजायर्ड ट्रेट, वो हमें क्या कहते हैं प्योर फॉर्म में मिल जाता है। अब उसमें क्या कहते हैं ऐसा चांस नहीं होता है कि रेसेसिव ट्रेट के भी जीन्स हों। ठीक है, तो हमने बना लिए इनकी क्या कहते हैं क्या बना ली हमने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाने के बाद हमने क्या किया, अब हमने करा ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाने के आदित्य, बाद उनका, हाँ जी, ये जरूरी नहीं है ना कि ट्रू ब्रीडिंग में हमेशा डोमिनेंट ही हो, मतलब वो रिसेसिव हो सकता नहीं है। हाँ तो मैंने तो इसीलिए अभी बोल दिया ना कि मैंने अच्छा। डोमिनेंट गलती से बोला था। ऐसा अच्छा जरूरी ठीक है। नहीं है कि डोमिनेंट हो, वही मैंने कहा कि ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई थी। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस में हमने जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल ले रखा था राउंड का डोमिनेंट ट्रेड, इसलिए बोल रहा था तो निकल गया था मेरे मुंह से। तो राउंड का जैसे हमने तो लिया मैं था तो अब कंफ्यूज हो हमारा गई थी ना इसीलिए। ओके ओके, तो हमने क्या किया, डोमिनेंट ट्रेट राउंड ले लिया स्ट्रेट शेप का, और दूसरी ट्रू ब्रीडिंग लाइन ले ली मैंने रेसेसिव ट्रेट की, उसी वही सेम प्रोसीजर से रेसेसिव की। अब उसके बाद हमने क्या कराया, उन दोनों का क्रॉस कराया। क्रॉस हमने नहीं, मतलब सबसे पहले मेंडल सर ने कराया था तो उनका ही नाम दे रहे हैं। मेंडल ने सबसे पहले क्रॉस कराया उन दोनों का, तो क्या मिला हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या मिला उसको बताना तो। सारे टॉल थे। सारे के सारे
सारे के सारे क्या थे? टॉल। ठीक है, मैंने ऐसे राउंड का भी एग्जांपल लिया था, अच्छा राउंड और रिंकल हाँ, का। मुझे यार राउंड है ना, टॉल याद आ रहा है। हाँ वैसे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें टॉल वाला हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है, तो मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं अपना अपने अकॉर्डिंग कर लिया। तो क्या कहते हैं, सारे के सारे राउंड मिल गए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि हम जब दो ट्रेड्स मिला रहे हैं तो दोनों के क्या कहते हैं जीन्स आने चाहिए, लेकिन आया क्या, सिर्फ सारे के सारे राउंड, रिंकल्ड एक भी दिखाई नहीं पड़े। अब उसके बाद जो पेरेंटल जनरेशन के बाद जनरेशन जो बनी F1 जनरेशन, अब उसमें हमने क्या कराया, सेल्फ क्या कहते हैं क्रॉस कराया, मतलब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया। तो नेक्स्ट जनरेशन में अब देखो सारे के सारे टॉल थे, तो हमें अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा जिसे कोई मतलब इसकी अभी क्या कहते हैं इनहेरिटेंस की जानकारी नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, सारे के सारे टॉल हैं तो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी उसमें भी सारे टॉल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला, डेविएशन हो गया, डॉग भी आ गया उसमें। 3:1 के रेशियो में हमें हमारे क्या कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में मिले प्लांट्स, ठीक है। तो उसमें 3 क्या थे, टॉल थे और एक था डॉर्फ। तो इससे मेंडल ने क्या कॉन्क्लूड किया, यार कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना टच किए हुए जा रहा है, ठीक है। अब ये सब बातें आगे समझ में आती हैं। तो बाद में इसी सब चीजों के बेसिस पे मेंडल ने क्या बताया, फैक्टर्स बोले कि कुछ एक फैक्टर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं बिना बदले हुए, ठीक है। और क्योंकि उसने ये देखा कि यार एक जनरेशन में क्या कहते हैं सारे के सारे टॉल थे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में 3 टॉल और एक डॉर्फ मिल जा रहे थे, तो इससे उसे समझ में आ गई कि ये फैक्टर्स एक क्या कहते हैं इसमें से एक ऐसा फैक्टर है जो अगर साथ में है दोनों तो वो डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ से हमें कौन सा मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि हमारे दो फैक्टर्स अगर साथ में होंगे, दो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का फैक्टर अगर साथ में होंगे, तो एक फैक्टर कोई भी एक ट्रेट उसमें से डोमिनेट करेगा, वो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ से मिल जाता है। और वहीं पे दूसरा लॉ भी यहाँ से मतलब दूसरा लॉ भी यहीं से एक तरीके से क्लियर हो जा रहा है, लेकिन आगे उसके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट भी दिया है। तो दूसरा लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। हाँ देखो, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बता रहा था कि हमारा एक ये जनरेशन कि से हाँ कि हमारे एक जो फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ एक फैक्टर वो दूसरे ब्लेंड नहीं फैक्टर के होते हैं। हाँ वो क्या कहते हैं बिल्कुल भी लिंकिंग नहीं शो करते हैं। एक फैक्टर अपना सारे के सारे फैक्टर अपना अपने 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 काम से काम रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो दिया को क्या कहते हैं एमबीबीएस करना है और जागृति को क्या कहते हैं सीए क्लियर करना है, तो वो अपना अपना ही करेंगे। ये नहीं है कि दिया और जागृति दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तो दोनों साथ में एमबीबीएस करने लगे, ठीक है। वो जाएंगे अपने अपने रास्ते पे ही। तो ये हो गया, ठीक है। अब आती है बात एलील्स। एलील्स क्या होता है, कंट्रास्टिंग ट्रेट, एक लोकस हम्म के कंट्रास्टिंग ट्रेट को हाँ एलील्स कहते हैं। हाँ जी, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। और इसको दूसरे दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है। अब हम लोग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस वगैरह के बारे में सब कुछ पता ही है, तो पहले पैराग्राफ में इसके बाद थोड़ा बहुत ही ऐसे है। और इसके बाद में ये बायनोमियल एक्सप्रेशन वाला एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर वाला, तो उसमें क्या रख देते हैं अपन लोग, ये समझ में आती है कि नहीं वाली हाँ, बायनोमियल ये समझ में एक्सप्रेशन? आती है, आगे आगे। हाँ ठीक है, तो सिंपल सा है कि यही हाँ क्रॉस करते हैं तो हमें मिल जाता है जो कैपिटल टी मिलता है वो 1/4 रहता है, स्मॉल टी भी 1/4 रहता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी साथ वाला 1/2 रेशियो में रहता है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आ जाता है हमारा 1:2:1 का, है ना, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनी होती है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात हो गई है हम लोग के, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो गई। लॉ ऑफ डोमिनेंस के 3 क्या कहते हैं सेंटेंसेस होते हैं, वो ध्यान दे लेना। पहला सेंटेंस बोलता है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स, जिनको अब हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टर्स को, जीन्स। जीन। हाँ जी हाँ, और फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस जो जो एक्चुअल में बैकबोन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, वो बोलता है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर वन विच इज रेसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट वाला रेसेसिव को डोमिनेट करता है, यही एक्चुअल में मेन क्या कहते हैं लाइन है लॉ ऑफ डोमिनेंस की। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, एलील्स जो होते हैं हमारे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं, और क्या कहते हैं अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, अपना अपना मतलब मान लो दोनों साथ में है तो जो डोमिनेंट वाला होगा वो अपना कैरेक्टर शो कर देगा, और साथ में नहीं है तो क्या कहते हैं डोमिनेंट तो डोमिनेंट ही रहेगा। अगर रेसेसिव वाला होगा तो दोनों रेसेसिव है तो वो क्या करेंगे अपना रेसेसिव वाला शो कर देंगे। हम्म। फिर ये सब बातें हो गई, तो इसके बाद में एक चीज देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा हो रहा था कि हमारा जो डोमिनेट वाला था वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा था,
मान लो ऐसा हो गया कि क्या कहते हैं भाई, अभी जागृति अभी तक क्या कर रही थी, दिया को दबा रही थी, पकड़ के उठा उठा के पटक दे रही थी सीटों पे, ठीक है। और दिया कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद दिया को आ गया गुस्सा, वो घर पे गई और उसने खूब सारे प्रोटीन शेक्स पी लिए। अब दिया के अंदर भी ताकत आ गई, लेकिन उतनी नहीं आई कि जागृति को बिल्कुल उठा के पटकने लगे वो भी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगले दिन फिर से जागृति ने क्या कोशिश की, दिया को सोचा थप्पड़ मारती हूँ मैं। तो जैसे ही दिया को थप्पड़ मारने चला, उसने घूम के हाथ पकड़ लिया उसका और हाथ मोड़ दिया, लेकिन इतने अच्छे से नहीं मोड़ पाई कि जागृति का हाथ टूट जाए। तो इससे जागृति को अंदर भी थोड़ा सा डर बैठ जाएगा, यार इतनी ताकत तो नहीं है मेरे अंदर की क्या कहते हैं दिया को उठा के पटक दूं। तो जागृति भी थोड़ा सा कहेगी चलो ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा चलो अब इससे भिड़ूंगी नहीं ज्यादा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो हमारी डोमिनेंट जीन थी वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाती, इसलिए हमें एक बीच वाली कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? मिरेबिलिस जलापा एंड एंटीरिनम मेजस। हाँ, स्नैपड्रैगन। हमारा डॉग फ्लावर जिसको हम लोग स्नैपड्रैगन या फिर ड्रैगन। एंटेरेनम हाँ स्नैपड्रैगन बोलते हैं। तो एंटेरेनम स्नैपड्रैगन का देखो क्रॉस देख लेते हैं। तो पेरेंटल जनरेशन में जो डोमिनेंट होता है उसका कलर होता है फ्लावर का रेड कलर, और जो रेसेसिव होता है उसका कलर कैसा होता है, वाइट। व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोगों ने देखा F1 जनरेशन में कैसे हमें मिलने चाहिए थे, या तो रेड या तो व्हाइट, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ जो थे, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस वाला ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारा F1 जनरेशन में तो अलग ही रंग आ गए, ठीक है। वो कैसी पिंक हो गई सारी की सारी, पिंक पिंक। हाँ सारी की पिंक। सारी गुलाबी कलर की हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में फिर से उनका जब क्या कहते हैं सेल्फ क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन का, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला, रेड एंड व्हाइट पिंक रिस्टोर हो गई। रेड एंड वाइट। हाँ रेड कितने थे एक थे, और एक पिंक, वाइट एक रेड एंड दो पिंक। दो। हाँ हाँ। तो ये इसको रेशियो के फॉर्म में, या फिर क्या कहते हैं अगर हमने पूछा कितने मिले, तो उसको क्या कहते हैं उसके फॉर्म में बताना, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं ओके वो, ओके रेशियो के समझ फॉर्म में। गए। हाँ है ना। फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। तो हाँ इसका जो फिनोटिपिक रेशियो जो, फिनोटिपिक रेशियो था हाँ इनका ये था फिनोटिपिक, 1/4। मीन्स ऐसे कह सकते हैं 1:2:1। हाँ 1:2:1, या फिर अगर मैंने सिंपल ऐसे हाँ पूछा है कि रेड कितने मिले तो 1/4, वो कितने मिले तो 2/4, हाँ 1/4, ठीक है। तो हाँ हाँ फिर आ जाएगा हमारा इनका जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होता है वो सेम होता है, सेम वन होते इज हैं। टू हाँ हाँ 1:2:1। किसका सेम होता है, F1 जनरेशन का या F2 जनरेशन का? F2 जनरेशन का सेम हाँ होता है। F2 जनरेशन का सेम होता है। F1 जनरेशन में तो चार के चारों क्या कहते हैं पिंक कलर के हो रहे हाँ थे। तो अब इससे हाँ हमें ये बात समझ में आ गई कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम की भी एक बला होती है कुछ कुछ जगह पे जहाँ देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है पूरा? तो अब हाँ इसके हाँ। बाद बात दिमाग में ये आता है ना क्वेश्चन, कि भाई ऐसा क्या होता है जीन में कि अलग अलग कैरेक्टर शो करने लगता है ये। ये एंजाइम्स पे डिपेंड करता है ना कि एंजाइम्स हाँ देखो, अगर फंक्शनल हो हाँ गई, या तो फंक्शन ही बंद हाँ कर दे, या तो एंजाइम ही खत्म हो जाए। देखो होता है ऐसा है ना, हर एक जीन जो होती है अभी तक हमें पता है कि उसके अंदर कुछ एक इंफॉर्मेशन रहती है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करती है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। अब हमारे देखो जीन्स में क्या कहते हैं कुछ एक चेंजेस चेंजेस आ सकते हैं उसके एलील्स में, जिससे क्या कहते हैं हमारा प्रोडक्शन जो होगा एंजाइम्स का डिफरेंट तरीके से होने लगेगा, ठीक है। और जिससे हमारा डिफरेंट टाइप का सबस्ट्रेट बनने लगेगा। तो वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं थेरेटिकली, तो हमारा मॉडिफाइड एलील कैसा हो सकता है, या तो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम मॉडिफ बनाएगा। हाँ हाँ जो या तो मॉडिफाइड, एंजाइम नहीं बनाएगा। हाँ अब देखो जो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, उससे जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन में आएगा वो तो हमें नॉर्मल वैसा ही देखने को मिलेगा। जैसे क्या कहते हैं लेस एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, तो अभी तक जैसे मेंडल के जो लॉज देखते आ रहे थे, तो वो टॉल का टॉल ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन एक नॉन फंक्शनल एंजाइम हो जाएगा, अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम आ गया या फिर नो एंजाइम एट ऑल आ गया, तो वहां पे दिक्कत आने लगती है। जैसे वहां पे कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी फिर, ठीक है। अब इसके बाद एक और बात आती है कोडोमिनेंस। अभी इतना मतलब जागृत अभी दिया के अंदर इतनी ताकत नहीं आई थी कि जागृति को हरा दे, लेकिन जागृति का हाथ रोक सकती थी वो, जागृति को उल्टा थप्पड़ नहीं मार सकती थी। लेकिन इसके बाद में अब कौन सी केस है, अब दिया रोज लगातार क्या कहते हैं अपना प्रोटीन शेक्स पिए जा रही है। तो अब दिया की ताकत हो गई है जागृति के बराबर। तो कहने लगी अब इस क्लास में क्या कहते हैं सिर्फ एक शेयर नहीं है, अब दो दो शेयर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि क्या कहते हैं जागृति आकर के मेरे को धक्का मार देगी सीट से, जागृति आधी सीट पे बैठेगी तो मैं भी आधी सीट पे बैठूंगी। तो कोडोमिनेंस का कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे दोनों की दोनों जीन्स अपना, दोनों के दोनों हमारे जो एलील्स हैं वो अपना अपना क्या, अपना अपना क्या, रंग रूप दिखाते हैं।
हाँ, अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, अब ना जागृति के अंदर इतनी हिम्मत है कि दिया को मार दे, और ना ही दिया, दिया तो पहले से ही बेचारी। ठीक है, तो इसका कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल बताना कोडोमिनेंस का। जागृति और दिया। एनसीईआरटी की लाइन से बताना तो। ब्लड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के अंदर जो एबीओ ब्लड AB ग्रुपिंग है, उसके अंदर का जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, वो है एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ये और किसी चीज का एग्जाम्पल है। हाँ, डोमिनेंस का है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मल्टीपल एलील ना वो। मल्टीपल और एलिलिज्म का मल्टीपल लॉ। एलील्स भी है। और हाँ, वो तो पूरा ब्लड ग्रुप में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हमारा आई ए और आई यू साथ में होंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा देगा, को डोमिनेंस दिखाना होगा तो एक ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बोले तो मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है अपन लोग का एबीओ ब्लड ग्रुप। अच्छा, ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है, क्या ये मतलब ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये वो पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, हाँ, पूरे इंडिविजुअल पूरे में नहीं। पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक इंसान के अंदर सिर्फ दो ही जीन्स जा सकती हैं, तो भाई मल्टीपल एलील्स कहाँ से आ जाएंगे उसके, है ना? जब दो ही, हाँ, सॉरी, एक जीन के दो ही एलील्स जा सकते हैं। जब दो ही एलील्स जाएंगे तो मल्टीपल एलीजम शो ही नहीं होगा। अब देखो यार, होता क्या है कोडोमिनेंस में, ये जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप वाला है, तो हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलील जाते हैं? आई ए और आई बी। ठीक है, आई ए और आई बी दोनों क्या करते हैं? शुगर फॉर्म करते हैं अपना अपना। और ऐसा होता है कि जब साथ में होते हैं दोनों, तो अपना अपना दोनों शुगर फॉर्म करेंगे, और इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। यहाँ पे कोई किसी को दबा नहीं पाया कि नहीं नहीं सिर्फ मैं ही शुगर बनाऊंगी या मैं ही शुगर बनाऊंगी। अच्छा, ये जो शुगर बनता है, ठीक है, ये शुगर के पॉलीमर्स कहाँ पे बनते हैं, मतलब कहाँ पे होते हैं? ये एंटी उस पे होता है, ब्लड सेल्स पे, आरबी। हाँ, जो हमारा आरबीसी होता है उसका जो आरबीसी है ना, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड फ्रॉम इट सरफेस। ठीक है, सरफेस के बाहर की ओर प्रोट्रूड करते हैं, और इसको कंट्रोल कौन सी जीन करती है? अपनी आई जीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। मल्टीपल एलिज्म भी हम लोगों ने क्या कहते हैं कवर कर लिया। इसके बाद में एनसीईआरटी में ना एक एग्जाम्पल दे रखा है हम लोगों का, जहां पे सिंगल जीन एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। उसका एग्जांपल क्या दे रखा है इसके बाद में? स्टार्च। स्टार्च। हाँ, तो हमारे जो पी सीड्स होते हैं उसमें स्टार्च की होती है सिंथेसिस, और इसके लिए जो जीन क्या कहते हैं जरूरी होती है, वो होती है उसके जो जीन होती है वो बी जीन होती है। ठीक है, और बी जीन के दो एलील्स होते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर कैपिटल बी दोनों साथ में होंगे तो ये कैसे? अच्छा, ये पहले तो कंडीशन कैसी है अगर कैपिटल बी दोनों साथ में है? तो ये राउंड होंगे और लार्ज होंगे। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते क्या है? कंडीशन हेटेरोट्रोफिक डोमिनेंट। होमोजाइगोट्स भाई, होमोजाइगस ही है ना, जब कैपिटल बी साथ में है। हाँ, हाँ। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों के दोनों एलिमेंट सेम हो। फिर मैं बड़े ये पूछ साइज रहा था बस। बनेंगे। हाँ, तब हेटेरो में यहाँ पे क्या बनेंगे होता है? इंटरमीडिएट साइज। हम यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे कैपिटल बी जब साथ में होते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए ये था, तो यहाँ पे जो स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, और हम जब स्मॉल बी लेते हैं, तो यहाँ पे असल में होता क्या है, जो एंजाइम होता है ना, उसकी एफिशिएंसी कम होती है स्टार्च सिंथेसिस की, और इस वजह से हमारे स्टार्च ग्रेन्स छोटे बनते हैं। और इसी में एक और कंडीशन आती है कैपिटल बी और स्मॉल बी की, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, कैपिटल बी कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कैसा बनेगा? स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा बनता है? इंटरमीडिएट। तो ये जो कंडीशन अभी तक मैंने बताई है, ये कंडीशन किसकी एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, एक तो ये किसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा? स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इनकम्प्लीट मल्टीपल। डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। और दूसरा क्या हो गया? क्या कहते हैं? ये मल्टीपल, क्या कहते हैं, एक से ज्यादा इफेक्ट नहीं, मल्टीपल एलिज्म कैसे हो जाएगा भाई? एक से ज्यादा इफेक्ट शो कर रहा है। एक से ज्यादा इफेक्ट क्यों क्या है? नहीं, एक ही जिनकी तो बहुत एलील है ना ये कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। क्या बोल रही हो जागृति, तुम कौन सा? छोड़ो, बाद में बताऊंगा, बोलूंगा, अभी नहीं कहूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये क्या करेगा? अब देखो, जब हमारे सीड बन जाते हैं, ठीक है, मैचुरेशन के बाद, तो जो कैपिटल बी वाले सीड होते हैं वो कैसा कैसा शेप उनको मिलता है? राउंड शेप होता है। और जो स्मॉल बी होते हैं उनका शेप कैसा होता है? रिंकल्ड होता है। लेकिन जो बीच वाले होते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी, उसका शेप, सीड का शेप तो राउंड ही होगा, लेकिन साइज इंटरमीडिएट हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो दो इफेक्ट शो कर रहा है। इस वजह से देखो क्या हो गया, एक से ज्यादा इफेक्ट ये शो कर रहा है। ठीक है, और एक से ज्यादा इफेक्ट शो करने वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब एक ही जीन क्या कहते हैं एक से ज्यादा इफेक्ट शो करता है।
हाँ, तो वो प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लियोट्रॉपी लिखा नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आ जाएगा तो ये सही ही माना जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स देख लेते हैं। तो सबको पता रहता है उसके क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या मिलते हैं। तो रेशियो क्या मिलता है उसका, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1। 9:3:1। हाँ, 9:3:3:1। भाई 1 मिनट रुकना यार, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो का एक ट्रिक है, बोलूं? हाँ, बोलो कैसे। 1:2:2:1, 1:2:2:1, 4:1:2:2:1। मतलब राइटिंग बेसिस में अगर आपको आए तो 1:2:2:1:4, फिर वापस जो स्टार्टिंग में था वही रिपीट करना है। ये 1:2। तो जीनोटिपिक है ना इसका। हाँ, ये जीनोटिपिक का ट्रिक है। ये अच्छा ठीक है याद कर चलो। लेना। हाँ, तो मैं बताता हूँ कुछ, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:2:1। अब इसके बाद अब देखो जो तुम बता रही थी कशिश, वो ट्रिक भी अभी क्या कहते हैं एक्सप्लेन हो जाएगी। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, इसके बाद में एक लॉ देते हैं मेंडल, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, कोई बता सकता है? मैं बताऊं? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ भैया आ रही है। तो कोई बताएगा क्या कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहते हैं, या मैं एक्सप्लेन करूं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हाँ। आई थिंक ये वही इसके है ना, नाम से, ब्लेंडिंग शो जो नहीं करता है, हाँ, कुछ ऐसा इसके था। नाम से समझ में आ रहा है। देखो ऐसा क्या होता है, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जब हमारे दो कैरेक्टर्स का क्या कहते हैं कंबाइन, किसी हाइब्रिड में कंबाइन किया जाता है, तो उनका जो सेग्रीगेशन होता है भाई, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है। मतलब देखें अगर ऐसे, तो समझो क्या होगा। जैसे हमने इसमें क्या कौन कौन से जैसे हम लोगों ने अपनी बुक में कौन कौन सा लिया था, सीड लिया था राउंड और कलर येलो, और दूसरा लिया था रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड और ग्रीन दोनों के दोनों रेसेसिव ट्रेट्स हैं, राउंड और येलो दोनों के दोनों डोमिनेंट रेट। डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। तो दोनों में देखो, Segregation वाले का हो गया दोनों, ना, हाँ, तो देखो लॉ मैं ऑफ बता रहा हूँ। सेग्रीगेशन हो गया। हाँ देखो, अभी सेग्रीगेशन देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होता है। जो हमारा राउंड चीट वाला है ना, जो F2 जनरेशन में होगा, F2 जनरेशन में कौन से रेशियो में आएगा, राउंड शेप का। देखो हमारा अच्छा मोनो हाइब्रिड में F2 जनरेशन में क्या आता था, जो F2 जनरेशन में डोमिनेंट वाला कितना कौन से रेशियो में रहता था, डोमिनेंट टू 3:1 क्या कहते हैं, होता था। हाँ 3:1 होता था। अब यही हाँ 3:1 फॉलो होगा F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड के क्रॉस में भी। अगर हमने राउंड को लिया, सिर्फ राउंड को, तो कितने राउंड बन रहे हैं देखो, 12 राउंड। सीट। अच्छा, हाँ, आप 12 ये राउंड बन कहना रहे चाह हैं। रहे हो क्या कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के मल्टीप्लाई कर दो? नहीं नहीं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही समझो इसको। अगर ये समझ लोगे तो तुम्हारे जीनोटिपिक और क्या कहते हैं फिनोटिपिक दोनों निकालने में आसानी रहेगी, अगर नहीं भी ट्रिक याद है तो। देखो हाँ ऐसा कह हाँ। रहा हूं मैं, F2 जनरेशन में कितने राउंड बन रहे हैं बताओ? F2 में हाँ, 3 बनते हैं राउंड। अच्छा, राउंड येलो और राउंड ग्रीन दो होते हैं कंडीशन, ठीक है। 12 हो जाएंगे ना, 9 में 12 कौन सा बनते हैं। राउंड? देखो 12 बने कितने, 12 राउंड बने, और चार कितने बने, रिंकल। रिंकल्ड। तो 3:1 का रेशियो नहीं आ गया वापस से इनका? हम्म। 12:2 क्या कहते हैं, चार कितना हो गया, 1:3 रेशियो वापस से आ गया। और यही चीज फॉलो होगी तुम्हारे येलो के लिए भी, वो भी क्या कहते हैं, थ्री, येलो और ग्रीन के लिए भी यही चीज फॉलो होगी, ये भी 3:1 रेशियो में ही रहेंगे। तो देखो ये दोनों सबका, भले ही डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, लेकिन सबका असॉर्टमेंट कैसे हो रहा है, अपना इंडिपेंडेंटली तो जा रहे हैं सारे के सारे अपने 3:1 रेशियो में ही, है ना। हाँ हाँ। आप बात समझ में ही क्या कह रहा हूं मैं। जैसे हम लोग अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे तुम्हें अगर फिनोटिपिक रेशियो निकालना हो तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन। ये मोनो हाइब्रिड का क्या कहते हैं कंडीशन था, ठीक है। ये कंडीशन मोनो हाइब्रिड की थी। उसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 राउंड येलो और 3 रिंकल्ड
रिंकल्ड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो ये इससे हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग किस पे आ गए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कोई कुछ बता सकता है? हम्म बताओ। ये जब मेंडल का जो डिस्कवरी हुआ था, बट वो हाँ जिस हाँ। टाइम पर पब्लिश हुई थी वो इतना पॉपुलर नहीं था, तो 1900 में वापस से मेंडल की जो थी वो वापस से रिपब्लिश की गई थी। और कॉल्स टेस्ट नहीं, कॉल्स कोहेरेंस, हम्म टेस्मार्क एंड हम्म कौन थे, डिवरीज। हाँ डिवरीज, इन तीनों हम्म इन्होंने इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग किया था हम्म एक ही टाइम पे, डिस्कवरी हम्म रीडिस्कवरी किया था मेंडल के लॉ को। हम्म और सटन एंड बावेरी ने उस टाइम पे काम किया था जीन पे, हम्म हाँ जीन एंड क्रोमोसोम पे। आई थिंक हम्म। मुझे तो इतना याद आ रहा है अभी। ठीक, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी, ठीक है। तो हमारा मेंडल ने काम कब कब से कब तक किया था? 7 8 56, 7 9 63, बोले तो 1856 53 टू तक, 1863। ठीक, हाँ। हाँ उसके बाद उसने अपना काम पब्लिश किया 2 साल के बाद, 5 में, 1865 हाँ में। 65 में, ठीक है, हाँ। लेकिन वो बहुत सेवरल रीजंस की वजह से अनरिकॉग्नाइज रहा 1900 तक, ठीक है। और तब तक हम्म मेंडल साहब शायद से जा भी चुके थे इस दुनिया से। तो हम्म, उसका रीजन ये था कि भाई पहली बात तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, समझ रहे हो, 1856 हाँ हाँ का हाँ। जमाना उस टाइम पे, ठीक है। तो दूसरी और बात ये उन्होंने थी कि मैथमेटिकल स्टैटिक यूज की थी, जिससे वजह से लोगों को समझ नहीं आ रही थी अधिक। तो दूसरी साइंटिफिक, बात ये थी कि हाँ जी हाँ जी, दूसरी बात ये थी कि मेंडल ने जो कॉन्सेप्ट जीन या फिर फैक्टर्स का यूज किया था मेंडल के वर्ड में, उसमें उसने क्या बताया था कि वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं और कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं। लेकिन भाई ये चीज तो सभी देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन आ रहे हैं। तो इस वजह से भी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि यार जब ये वेरिएशन आ रहे हैं हर जनरेशन से जनरेशन में, तो हम ये कैसे मान लें कि क्या कहते हैं कोई ब्लेंडिंग वगैरह नहीं शो कर रही होगी, है ना। तीसरी बात ये थी जो अभी इन्होंने बताई कि मैथमेटिक्स यूज करी गई। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद ये मेंडल का काम चला गया ठंडे बस्ते में। कोई मेंडल को बेचारे को कोई क्रेडिट भी नहीं है मिला, इतने सालों तक मेहनत की, और मतलब वही वाला हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आने वाला हाल हो गया बेचारे का। कोई भी उसको क्रेडिट नहीं मिला था अपने जीते जी। और जितने मतलब एक्सीडेंट वगैरह करे थे सब ठंडे बस्ते में चले गए। फिर इसके बाद हुआ क्या, 1900 का टाइम आया। तब तक क्या कहते हैं भाई साहब, साइंस भी क्या करे डेवलप हो चुके थे, माइक्रोस्कोप वगैरह भी बढ़िया, माइक्रोस्कोप वगैरह में भी क्या कहते हैं वो हो चुका था, क्या बोलते हैं उसको, एडवांसमेंट हो चुका था। तो 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन सेरमार्क। तो क्या कहते हैं उन लोगों ने मेंडल के जो काम थे उनको वापस से रीडिस्कवर किया। अब देखो ये लोग कितने ईमानदार थे, यहाँ पे जागृति या दिया होती तो ये क्या करती, अपने नाम पे सारा क्रेडिट लेती थी, कभी बताती ही नहीं क्या कहते हैं मेंडल ने ये सब किया था, ठीक है। लेकिन ये लोग ईमानदार थे, इनके जैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने लोगों को सामने ये रखा कि भाई हमने मेंडल का काम रीडिस्कवर किया है। क्योंकि हमारे गुरुजी तुम हो। मैं गुरुजी कहाँ हूँ यार, पर तो सब अभी साथ तो के हैं। फिलहाल वही हो। मैं मेंडल भी तो नहीं हूँ, ठीक है। मेंडल्स रीजन ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उन्होंने मेंडल का काम रीडिस्कवर किया। और उसके बाद में अब क्योंकि 1900 का टाइम था, इस टाइम पे माइक्रोस्कोपी डेवलप हो चुकी थी। और लोगों ने ये चीज भी ये लोगों ने पता है क्या उस टाइम पे क्या देखा था, उस टाइम तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी। और उन्होंने एक चीज नोटिस की थी, न्यूक्लियस के अंदर कुछ होता था अभी, ठीक है, जो न्यूक्लियस के डिवीजन के जस्ट पहले डिवाइड कर ले रहा था हर सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। और इस वजह से लोगों ने और उसका नाम लोगों ने क्या रखा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, क्रोमा मतलब क्या होता है कलर, और सोम्स बोले तो बॉडी, ठीक है, क्योंकि कलर बॉडीज होती हैं जिनको स्टेनिंग के बाद मिलती थी, इसलिए उनका नाम लोगों ने रखा था क्रोमोसोम्स, ठीक है। और 1902 तक क्रोमोसोम्स का क्या कहते हैं मूवमेंट भी मियोसिस के थ्रू कैसे, मियोसिस में कैसे हो रहा है क्रोमोसोम्स का मूवमेंट, वो भी लोगों ने देख लिया था। उसके बाद आते हैं मिस्टर सटेन और बावेरी। अब वो लोगों ने क्या किया, जो क्रोमोसोम, उन लोगों ने एक चीज नोटिस की, जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर था वो मेंडल के जो जीन्स या फिर फैक्टर थे उनके बिल्कुल पैरेलल चल रहा था, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या, अब देखो बावेरी ने क्या किया था, सॉरी सटन ने, है ना, हाँ सटन ने क्या किया था, जो तुम्हारा वेंडल का काम था और ये जो क्रोमोसोम मूवमेंट था, दोनों को साथ में मिला के एक नई थ्योरी थी जिसको हम लोगों ने बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। थ्योरी। हाँ जी। अब यहाँ पे इन लोगों ने, यहाँ तक हमें क्या पता चल चुका है कि हमारे क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर्स इन पेयर्स,
जैसे कि मेंडल ने भी अपना पहले बताया था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वाली बात ना, तो ये पेयर्स में रहते हैं, ये बात हमें पता है। और जो दो हमारे दो एलील होते हैं एक जीन पेयर के, वो लोकेटेड रहते हैं होमोलोगस साइट, किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। अब ये चीज हमें नहीं पता चली कि द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब उसके बाद में एनसीईआरटी में एक फिगर दिया है 5.8, वो आप लोग जो भी मतलब देख रहे होगे एनसीईआरटी खोल के रखे होगे, तो इसमें देखो क्या दिखा रहा है। सबसे पहले जीवन फेज दिखा रहा है ना। जीवन फेज में क्या है, देखो दो क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब दो दो पेयर दिए हैं क्रोमोसोम्स के, एक रेड क्रोमोसोम है एक येलो, नीचे में ऑरेंज और ग्रीन है। फिर देखो G2 फेज आते आते क्या हो गया है, क्या होता था, G1 और G2 के बीच में कौन सी फेज आती थी, एस फेज। एस फेज में देखो क्रोमोसोम का सिंथेसिस हो गई यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इसके डबल हो बाद जाते हैं। हाँ, अब क्रोमोसोम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स का अमाउंट बढ़ गया। अब इसके बाद मियोसिस हुई, मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस के एनाफेज में क्या होता है यहाँ पे, देखो मेटाफेज, सॉरी एनाफेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज प्लेट में मेटाफेज प्लेट बनी थी, और एनाफेज में क्या होता था, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो क्या करते थे, हमारे क्या बनता, पहले देखो, अच्छा बताओ, मियोसिस 1 में होता क्या था, प्रोफेज और मेटाफेज में क्या होता था। प्रोफेज में न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट करता है नहीं नहीं और नहीं, ऑर्गेनाइल अभी अभी वगैरह। सिर्फ इधर इधर ही पॉइंट पे रहो, जो इससे रिलेटेड बताओ। देखो एक्चुअल में ऐसा क्या होता था, प्रोफेज और मेटाफेज में क्या होता था, हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे उनके बीच में अच्छा, हाँ। सिनेप्सिस वगैरह हो जाती थी, है ना। हाँ, तो सिनेप्सिस वगैरह बनता है और वो पैकेटेड स्टेज होता है जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, जेनेटिक एक्स मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। और एक शेप स्ट्रक्चर मिल जाता है लास्ट में, ठीक है। हाँ, तो हाँ, हाँ। उसके बाद में क्या होता है, एनाफेज में लेकिन क्या हो जाता है, दोनों जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे वो अपोजिट वो अपोजिट पोल सेपरेट पे होते जाने लगे। हैं। हाँ, तो ये देखो जो यहाँ पे मियोसिस 1 एनाफेज की स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखो अलग अलग अपने क्या कहते हैं पोल्स एंड्स पे पे। चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे हाँ, चले जाएंगे। उसके बाद में बीच वाली स्टेज नहीं दिखाई है, लेकिन फिर मियोसिस 2 में भी वही चीज देखो, मियोसिस 2 के एनाफेज में भी क्या होगा, अब मियोसिस 2 के एनाफेज में अब क्या है, यहाँ सिस्टर जो क्रोमेटिड्स टूट जाएंगे, हाँ, आप देखो ब्रेक हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हुई दिखाई पड़ रही है फिगर में, किताब खोल रखी होगी तो दिख रहा होगा, ठीक है। सिस्टर नहीं, क्रोमैटिड्स खोला अलग हो तो गई, नहीं। हाँ तो खोल लो, क्योंकि अब थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं तो बुक का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी। तो उसके बाद में जर्म सेल्स, उसके बाद में हमारे आखिरी में जाके, या फिर माइंड में विजुलाइज कर रख सकते हो तो बहुत अच्छी चीज है। फिर लास्ट में क्या बन गया, जर्म सेल्स बन गए चार चार, और इस तरीके से क्या हो गया, देखो अब जो जीन्स थी और जो क्रोमोसोम्स थे उनका बिहेवियर पैरेलल चल रहा है ना, क्योंकि अब बाद में इससे हमें क्या पता चला कि अब यहाँ पे वाला सेंटेंस आ जाता है, द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मान लो रेड वाली पे क्या कहते हैं, दो जीन्स थी, एक इधर ऊपर वाले जीन पे क्या कहते हैं क्रोमोसोम पे, क्रोमेटिड पे, एक दूसरे नीचे वाले क्रोमेटिड पे, तो साथ साथ में दोनों अलग होती जा रही है। ये समझ में आ गई बात। भैया एक समझ, चीज। हाँ हाँ, पूछो पूछो हाँ, पूछो पूछो। ये जो जीन है और क्या कहते हैं क्रोमोसोम में वो जो दो कॉलम दिए हैं, हाँ हाँ, जो हाँ कंपेरिजन किया है, वो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जीन का है कौन सा क्रोमोसोम का है। ये बताना इसको कौन सा जीन है कौन सा क्रोमोसोम है, 1 मिनट यार। बेसिकली बेसिकली इसका लेफ्ट साइड वाला जीन है और राइट साइड वाला क्रोमोसोम है। नहीं, कोई क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट बताइए जिससे कि हम मतलब ऐसे अगर पॉइंट्स में आ जाए तो पता चल जाए कि हाँ ये जीन ही है और ये क्रोमोसोम ही है। भाई यार, क्या नाम है, मैं एक्चुअली में अभी गया था बाहर, ठीक है, तो ये जो बारिश हो रही पॉइंट थी। तीसरा ना, लास्ट वाला पॉइंट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और बी में लिखा है कि एक पेयर सेग्रीगेट करता है अलग अनदर पेयर का। ये तीसरा पॉइंट देखना है। यार पता है क्या हुआ अभी मेरे साथ, मैं बाहर गया था, ठीक है, और यहाँ बारिश हो रही थी, और मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मतलब थोड़ा सा हिली एरिया है, तो इधर लीच थी यार, मतलब लीच समझ रहे हो, ब्लड सकिंग लीच जिसे बोलते हैं, हाँ, हिरुडिन हाँ, एरिया। समझ रहे हैं। भाई वो मेरे पैर में चिपक गई थी, और मैं देख रहा हूँ ये मेरे पेट पे खून कहाँ से आया हुआ है। वही मैं रुक गया था। बेस्ट चलो, कौन सी जगह पर है? तेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? किसकी, मेरी हाँ, वॉइस लैग लैग हो हो। रही है क्या? चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें कशिश यहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ रही होगी ना, फिगर 5.9 में, कशिश सुन रही हो, हेलो, हेलो, हेलो। सुन हाँ रही कशिश, हाँ तुम्हें इसी में दिक्कत आती होगी ना, ये 5.9 वाला फिगर दिया हुआ है।
अरे मैंने बोला था पहले समझने में टाइम लगा पर फिर समझ में आ गया, इजी था। अब इजी है ना। चलो ठीक है, तो फिर वही चीज यहाँ पे भी देखो क्या हो गई। अब इन्होंने दो पॉसिबिलिटीज ले ली हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या दी हुई है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हुई है। फिर देखो मियोसिस वन हुई है, एनाफेज हुई, इसके बाद में क्या होगा, मियोसिस वन के एनाफेज के बाद क्या होगा, ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट कर जाएंगे। मियोसिस टू में क्या होगा, फिर होमोलोगस क्रोमेटिड्स सेपरेट कर जाएंगे, फिर जर्म सेल्स में आ गए। ठीक है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करके जा रहे हैं जीन्स। ठीक है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, है ना। वही चीज दूसरे कंडीशन में भी हो जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या आता है, सटन एंड बॉबरी ने क्या दिया, पेयरिंग और सेपरेशन जो हो रहा है हमारे क्रोमोसोम्स का, ठीक है, सॉरी मैं ये डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ। क्या कह रहे हैं, सटन बाउवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लेड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। कह रहा है कि जैसे जैसे हमारे क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा, वैसे वैसे उनके ऊपर जो फैक्टर्स थे उनका भी सेग्रीगेशन हो जाएगा ना। क्योंकि भाई फैक्टर, जैसे मान लो, ऐसे समझ लो जागृति के ऊपर दिया बैठी हुई है, ठीक है, तो जहां जहां जागृति जाएगी वहां वहां दिया भी जाएगी ना। होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो वही चीज यहाँ पे भी हाँ कह भाई रहा है, बिल्कुल। है ना। वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि अगर हमारा क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेगा तो पेयर ऑफ फैक्टर जो वो कैरी कर रहे थे वो भी क्या करते हैं, साथ साथ में तो जाएंगे। और फिर सत्यन ने क्या किया है, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल का क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कर लिया, और जिससे उन्होंने नई थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया, मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन। मिस्टर थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। ठीक है, और उनके दोस्तों ने भी दिया। ठीक है भाई, उन लोगों को भी ना भूलो क्योंकि उनने भी साथ में ही काम किया होगा इसके साथ। तो इसमें मॉर्गन ने क्या काम किया था, किसके ऊपर काम किया था, फ्रूट फ्लाई। टाइनी ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाइज, जिनको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोजेस्ट। मेलानोजेस्ट। और उसको उसने इस वजह से लिया क्योंकि भाई ड्रोसोफिला की जिंदगी 2 हफ्ते की होती है, तो उसको जल्दी जल्दी से अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। दूसरी बात ये थी कि उनको क्या कहते हैं, लैब में बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है। और तीसरी बात ये थी कि क्या नाम था, इनके जो सेक्सेस थे वो बहुत उनके बीच में क्लियर कट डिफरेंशिएशन था, मेल और फीमेल एक दूसरे से इजिली डिस्टिंग्विशेबल थे। क्या था इसमें मेल फीमेल में डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर क्या थे, भाई मेल छोटा होता है, फीमेल, स्मॉल स्ट्रक्चर। लार्ज एंड स्मॉल। हाँ बस इतनी सी बात है एनसीईआरटी में कि भाई मेल जो होता है फीमेल से छोटा होता है। और दूसरी और एक चीज और थी कि क्या कहते हैं, इसके अंदर जो हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं उनको हम लोग लो पावर माइक्रोस्कोप से भी जान सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे। 2 वर्ड है ये, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। कोई एक्सप्लेन कर सकता है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन बता दो बस मुझे। लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, और रिकॉम्बिनेशन मतलब वो जुड़ गए, रिकॉम्बाइन करके ऐसा कुछ। देखो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, लिंकेज में एक्चुअल में ऐसा होता है ना कि हमारे फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ 2 जीन्स है। ठीक है, अगर होता है मतलब हमारे 2 जीन्स एक दूसरे का फिजिकली एसोसिएट है, मतलब पास पास होंगे भाई। जैसे जागृति और दिया साथ साथ बैठ रही है, दोनों की किसी ने पीछे से चोटी आपस में बांध दी तो क्या हो गया, फिजिकल एसोसिएशन हो जाएगा, पास पास है। अब कोई दूर दूर बैठे होंगे तो इनके 6-6 फीट के बाल तो है नहीं कि कोई उनकी चोटी बांध देगा, है ना। तो अगर कहीं जाना चाहेंगे दोनों तो आसानी से जा सकते हैं। अगर दूर दूर बैठे हैं, पास पास बैठे होंगे और लोगों ने चोटी बांध दी उनकी कसके, तो नहीं जा पाएंगे ना। वो उधर जाने की कोशिश करेगी तो बाल खिंचने लगेंगे, तो साथ ही साथ जाना पड़ेगा। और जो उनकी चोटी बांधी थी उसमें हमने फेविक्विक डाल दिया था कि छूटे ना। ठीक है, तो अब हमारा लिंकेज क्या हो गया, लिंकेज हो गया 2 जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जो हमारा पेरेंटल जनरेशन होता है उसके क्या कहते हैं, उसके उससे अलग जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब लिंकेज में भी कुछ कंडीशन ऐसी थी कि कुछ एक जीन्स ऐसी थी जो बहुत पास पास में थी, उन्होंने क्या किया, टाइट लिंकेज शो किया। और वहीं पे जो जीन्स दूर थी उनके अंदर लिंकेज का प्रॉपर्टी कम मिली और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिला। जहां पे लिंकेज ज्यादा होगा वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम। हाँ कॉमन सी बात है, कम। क्योंकि भाई या तो क्या कहते हैं पेरेंटल क्या कहते हैं वो मिलेगा या नॉन पेरेंटल मिलेगा। अगर पेरेंटल नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंटल क्या कहते हैं कैरेक्टर्स शो करने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि लिंकेज ज्यादा था, तभी तो पेरेंट वैसे ही मिल रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। और रिकॉम्बिनेशन तब होगा जब क्या कहते हैं जीन्स दूर दूर होंगी, है ना।
तो यहाँ पे देखो जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल कंडीशन समझना, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मॉर्गन ने क्या किया था, उसने हाइब्रिडाइजेशन कराया किसके बीच में, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स के बीच में। किसके बीच में, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स के बीच। किसके बीच, उसका किससे कराया, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ में इंटर क्रॉस कराया। और हमने क्या सोचा था, अब क्योंकि जो भाई मेंडल साहब दे गए थे, इन्होंने सोचा था कि वही हमें रिजल्ट मिलेगा 9:3:3:1, लेकिन इससे उसे रिजल्ट बहुत डिफरेंट मिला। अब देखो कुछ एक रिजल्ट के क्या कहते हैं डेटा याद रखना है। पहला कि जब उसने व्हाइट और येलो का लिंक क्या कहते हैं क्रॉस कराया, ठीक है, तो हमें 9:3:3:1 जैसा कुछ नहीं मिला। वहां पे सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुआ। बाकी सारे के सारे जो क्या कहते हैं प्रोजेनीज मिले, सारे के सारे प्रोजेनीज कैसे मिले, पेरेंटल टाइप के मिले, कोई चेंज नहीं आया उसमें। तो इससे उसने समझ में आ गया कि जो येलो और व्हाइट वाली जीन है ये टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे से, और इस वजह से इनका सेग्रीगेशन नहीं हुआ है, और सेग्रीगेशन नहीं हुआ है तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला वहां पे। और दूसरा कंडीशन क्या हुई, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने किया, उसमें क्या लिया, व्हाइट और मिनिएचर विंग, वहां पे हमें कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, 37.2%। मतलब व्हाइट जो है तुम्हारा क्या कहते हैं व्हाइट आइड था, व्हाइट आई वाली जीन और मिनिएचर विंग वाली जीन वो एक दूसरे से दूर में थी। और देखो ये सारे एक्सपेरिमेंट कौन से हैं, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उन्हीं के ऊपर था ना। तो इससे उसको क्या पता चला कि यहाँ से रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में? नहीं भैया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब इसी का एक भैया स्टूडेंट है। हाँ ये कह रहे हैं कि ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ा के ना हो तो यही क्या कहते हैं कि बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा पार्ट बचा है, वो कल करा हाँ दीजिएगा। हाँ हाँ, अब दूसरा पार्ट बचता है वो, हाँ पार्ट 2 ही है समझ लो इसका। दिया ठीक है, को तो करना इसके हाँ तो यार खत्म ही है। ठीक ठीक है, दिया अभी कर लेंगे, अभी इसको रिकॉर्ड करके दिया सुबह कर ले वो। हाँ सुबह कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज समझ लो कि मिस्टर जो एल्फ्रेड स्टुअर्ट थे, उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जैसे रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी, अभी ऊपर देखे थे जो हमारा व्हाइट और मिनिएचर विंग के बीच में, 37। हाँ 37.2% आ रही थी। तो उसने ये जो डेटा था इसी को यूज करके उसने क्या किया, उसने मेजर की डिस्टेंस दोनों जीन्स के बीच में, और उसके बाद उसको मैप कर दिया। मैप बोले तो उसका एक मैप बना, मतलब बोले तो ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि कहाँ पे क्रोमोसोम पे वो जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, और आज ये जेनेटिक मैप ही है जिसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, जेनेटिक मैप का एक कहाँ पे यूज हुआ था, एक एग्जांपल बता सकते हो? ह्यूमन जीनोम में। ह्यूमन हाँ, जीनोम ह्यूमन सीक्वेंस। जीनोम के सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में हमारा ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। और ये फिगर अब तो समझ में आने लगा होगा ना, जो मैं क्या कहते हैं नीचे क्रॉस से क्रॉस भी दिया है, नहीं आ रहा हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है? नहीं आ गया भैया। ठीक है, चलो फिर भी कर देते हैं, थोड़ा सा ये। तो देखो पेरेंटल टाइप के हैं ऊपर में, येलो और व्हाइट और वाइल्ड टाइप, क्रॉस ए में देखना, ठीक है। और फिर F1 जनरेशन क्या मिला, वाइल्ड टाइप और येलो व्हाइट, ठीक है। तो F1 जनरेशन हुआ, उसके बाद जो F2 जनरेशन है, अब इसमें पेरेंटल टाइप कितने परसेंट आ रहा है, 98.7%, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ 1.3%। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, येलो और ये जो Y और W वाला जो क्या कहते हैं हमारा एलील्स हैं, ये कितनी दूरी पर हैं, देखो पास पास दिख रहे हैं इन हाँ पास कंपैरिजन पास ऑफ है, क्रॉस पास भी, है है। ना। क्रॉस बी में देखो व्हाइट और मिनिएचर वाला जो क्या कहते हैं एलील है दूर दूर है, ठीक है। और इधर क्रॉस ए में येलो और व्हाइट बिल्कुल पास पास में है। अब क्योंकि पास पास में थे, ये देखो मैप्ड स्ट्रक्चर, मैप्ड क्या कहते हैं ये फिगर है, जैसे स्टूडेंट ने मैपिंग करी होगी कुछ कुछ वैसा। तो अब यहाँ पे जो पास पास थे, तो इसमें पेरेंटल टाइप कितने मिल गए, 98.7%, क्योंकि इनके बीच में था क्लोज एसोसिएशन, जिसे हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, सॉरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज एसोसिएशन को लिंकेज। अब इनके बीच में लिंकेज है टाइट वाला, टाइट लिंकेज की वजह से पेरेंटल टाइप 98.7% और रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3%। क्रॉस भी खोल के देखा जाए तो अब देखो व्हाइट और मिनिएचर के जो एलील्स हैं दूर दूर दिख रहे हैं सबको, हाँ हाँ ठीक है। फिर F1 जनरेशन बन गई। F1 जनरेशन जो पेरेंटल जनरेशन है इसमें देखो जो सॉरी F2 जनरेशन है इसमें पेरेंटल टाइप 62.8% है, देखो कितना घट गया। वहां पे हाँ 98.7 था, यहाँ 62.8 ही रह गया, और रिकॉम्बिनेंट 37.2% मिल रहा है। अब इसमें देखो क्या है, क्योंकि ये जो हमारे लोकस था, ये हमारे क्या कहते हैं एलील्स का, वो दूर दूर था, बिकॉज ऑफ दैट हमारा रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा मिल गया, क्योंकि लिंकेज यहाँ पे वीक था। तो इस तरीके से
हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन भी खत्म हो गया। अभी तक देखो चैप्टर बिल्कुल इजी लगा होगा। हाँ